हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आप सभी का स्वागत है। शनाया उस दिन किसी दुल्हन जैसी नहीं लग रही थी जिसे किसी ने सजाकर भेज दिया हो। वो तो एक ऐसी औरत लग रही थी जिसने अपनी शादी को हथियार की तरह पहना हो। हल्के सुनहरे रंग का लहंगा जिसका पल्लू उसके कंधे पर ऐसे ठहरा था जैसे उसे अपनी जगह का पूरा हक हो। लहंगे पर ना तो जरूरत से ज्यादा कढ़ाई थी और ना ही कोई दिखावटी चमक। बस एक सादा सा बॉर्डर था जो उसकी शख्सियत की तरह शोर नहीं करता था लेकिन नजर से हटता भी नहीं था। उसकी मांग में भरा सिंदूर ना तो गाढ़ा था ना ही जबरदस्ती उभारा गया, बस उतना जितना किसी औरत के अकेली न होने का ऐलान करने के लिए काफी होता है। कान में छोटे से हीरे के टॉप्स, गले में मंगलसूत्र और कलाई पर घड़ी, वही घड़ी जो वो हर बोर्ड मीटिंग में पहनती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आज उसके आंखों में वो ठहराव था जो सिर्फ उस औरत की आंखों में आता है जो जानती है कि अब उसे हटाना आसान नहीं होगा। विक्रम शुक्ला की निगाह अनजाने में उसके माथे पर टिक गई, सिंदूर पर और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही शनाया थी जिसे वो हर मीटिंग में अकेली लड़की कहकर कमजोर साबित करने की कोशिश करता था। आज वही लड़की पूरे बोर्डरूम के बीचों बीच किसी के सहारे खड़ी नहीं थी बल्कि किसी को अपने साथ खड़ा करके लाई थी। कबीर का हाथ उसके कमर पर था लेकिन पकड़ ढीली नहीं थी। वो सहारा नहीं था, वो एक बयान था, जैसे कह रहा हो ये अब अकेली नहीं है और जो इसे छुएगा उसे मुझसे होकर जाना पड़ेगा। विक्रम ने गला साफ करने की कोशिश की लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। उसके सामने सिर्फ एक दुल्हन नहीं खड़ी थी, उसके सामने उसकी सारी योजनाओं का सबसे खामोश और सबसे खतरनाक जवाब खड़ा था। ये देख पूरे बोर्डरूम में ऐसा सन्नाटा पसरा जैसे किसी ने सबकी जुबानें खींच ली हो। कबीर ने सहजता से शनाया की कमर पर हाथ रखा और उसे कुर्सी तक ले गया। वो स्पर्श जरूरी था, सिर्फ दिखावे के लिए, लेकिन शनाया की पीठ में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। वो स्पर्श सिर्फ एक हाथ का नहीं था, वो उस नाम का था जो अभी अभी बोर्डरूम में गूंजा था, वारिस। मेज के नीचे उसने जल्दी से अपनी फॉर्मल पैंट को लहंगे के नीचे और ठीक किया और कबीर को आंख मारकर फुसफुसाई, थैंक्स पार्टनर, पैंट वाली बात राज ही रखना। कबीर हल्का सा झुका, उसके कान के पास मुस्कुराकर बोला, राज तो रहेगा मैम, लेकिन इस पैंट वाली दुल्हन की फोटो लेने का मन बहुत कर रहा है। शनाया ने मेज के नीचे उसे हल्की सी लात मारी और उसी सख्त आवाज में बोली, मीटिंग कंटिन्यू कीजिए जेंटलमैन। उसी वक्त हवेली में नीलिमा देवी मंदिर के सामने बैठी थी। आरती की थाली सजी हुई थी, दिया जल रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। फोन बजा। नीलिमा बोली, हाँ क्या हुआ? विक्रम शुक्ला की हाफती हुई आवाज उधर से आई। भाभी, खेल पलट गया। नीलिमा की बोहें तन गई। मतलब? शनाया शादी करके बोर्डरूम में घुस आई पति के साथ। थाली उनके हाथ से लगभग छूट ही गई, दिए की लो कांप गई। वो बोली, क्या बकवास कर रहे हो विक्रम? उसकी आवाज पहली बार टूटी। मैं मजाक नहीं कर रहा। सिंदूर, चूड़ा, सब कुछ पूरे बोर्ड के सामने। अब वो असमर्थ नहीं रही। नीलिमा की आंखों में एक पल को अंधेरा छा गया, फिर वह अंधेरा जहर बन गया। नाम? उन्होंने दांत भींचकर पूछा। कबीर मल्होत्रा, वही जो कंपनी में है। और फोन कट गया। नीलिमा देर तक दिए की लौ को घूरती रही, फिर अचानक थाली उठाई, लेकिन अब वह आरती नहीं, युद्ध की तैयारी थी। मीटिंग खत्म होते ही शनाया और कबीर सीधे हवेली पहुंचे। लोहे का भारी गेट खुला और सामने नीलिमा देवी आरती की थाल लिए खड़ी थी। चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन आंखों में वो आग जो अभी अभी फोन से उतर कर आई थी। वो बोली, दामाद जी। शब्द मीठा था लेकिन लहजा नहीं। शनाया आगे बढ़ी। जैसे ही उसने सीढ़ी चढ़ने के लिए लहंगा थोड़ा ऊपर किया, नीलिमा की नजर सीधे उसकी काली फॉर्मल पैंट पर जा टिकी। शनाया, आवाज गूंज उठी। वो बोली, ये पैरों में क्या है? एक पल का सन्नाटा। शनाया कबीर की तरफ देखती है। अब गेंद कबीर के पाले में थी। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, नीलिमा के पैर छुए
और बहुत शांति से बोला, माँ जी, आजकल का नया ट्रेंड है, द कॉर्पोरेट ब्राइट लुक। नीलिमा देवी की उंगलियां आरती की थाल पर कस गई। चेहरे पर मुस्कान जमी रही, लेकिन भीतर कुछ टूटने लगा था। उनकी नजर कभी शनाया की मांग के सिंदूर पर जाती, कभी उसकी चाल पर, कभी कबीर के उस बेफिक्र आत्मविश्वास पर जो झूठ में भी डर नहीं दिखा रहा था। और उसी पल नीलिमा देवी के मन में एक नहीं कई सवाल एक साथ गूंज उठे। अगर ये शादी सिर्फ दिखावा है तो इतनी हिम्मत कहाँ से आई? और अगर ये दिखावा नहीं तो क्या मेहरा खानदान की बागडोर वाकई अब इस लड़की के हाथों में जा चुकी है? लेकिन उन सब सवालों के बीच एक सवाल सबसे ज्यादा चुभ रहा था, धीरे, जहरीला और खतरनाक। ये कबीर मल्होत्रा सिर्फ दामाद है या शनाया ने कोई ऐसा मोहरा चला है जिसकी चाल हम अभी भी समझ नहीं पाए? आरती की लो कांप रही थी और नीलिमा देवी समझ चुकी थी, ये सिर्फ एक शादी नहीं, ये एक जंग है और जंग अभी शुरू हुई है। नीलिमा देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। कॉर्पोरेट ब्राइड लुक? शनाया, ये शादी है या कोई बोर्ड मीटिंग? बिना बताए, बिना किसी रस्म के इस मामूली असिस्टेंट के साथ फेरी ले ली तुमने? शनाया ने अपनी कमर सीधी की और अपने लाल चूड़े को बड़े गर्व से छलकाया। वो बोली, माँ, रस्में उन रिश्तों के लिए होती हैं जो जज्बात से शुरू हो। मेरा साम्राज्य खतरे में था और मेरे पास वफादारी चुनने का ही विकल्प था। और कबीर अब सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, इस घर का दामाद है। विक्रम शुक्ला बगल में खड़े सिगार पी रहे थे, पर उनकी आंखें कबीर को तोल रही थी। कबीर शांत खड़ा था, जैसे उसे पता हो कि असली तूफान अभी बाकी है। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, शनाया ने एक गहरी सांस ली और सोफे पर ढहसी गई। लहंगे का भारी दुपट्टा उसने एक तरफ फेंका। थक गई? कबीर ने आवाज दी। वह अलमारी के पास खड़ा अपनी शेरवानी का गला ढीला कर रहा था। थकान से ज्यादा उलझन है कबीर। शनाया ने अपनी सैंडल्स उतारी और अपनी उस काली फॉर्मल पैंट को देखा जो लहंगे के नीचे दबी हुई थी। नीलिमा माँ और विक्रम चाचा इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उन्होंने तुम्हारी आंखों में देख लिया है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक ढाल हो। कबीर उसके पास आया और नीचे कालीन पर बैठ गया। उसने बहुत आहिस्ता से शनाया की कलाई पकड़ी। शनाया चौंक गई, पर उसने हाथ पीछे नहीं खींचा। कबीर ने उसके लाल चूड़े की कड़ियों को सही किया। मैम, आपने मुझे हायर किया है ताकि मैं लोगों को सच दिखा सकूं, और सच ये है कि आज से इस कमरे के अंदर हम पार्टनर हैं और बाहर एक दूसरे की जान। पर एक बात कहूं? कबीर ने ऊपर शनाया की आंखों में देखा। शनाया बोली, क्या? उस पैंट के ऊपर लहंगा वाकई बहुत बोल्ड फैसला था। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कबीर के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। शनाया ने तकिया उठाकर उसे मारा। चुप रहो, और ये सोफा तुम्हारा है, कॉन्ट्रैक्ट याद है ना? स्पर्श की पाबंदी। कबीर उठा और सोफे की तरफ बढ़ गया। याद है मैम, पर यह भी याद रखिएगा कि सिंदूर गहरा है और इसे मिटाना आसान नहीं होगा। शनाया गहरी नींद में थी, पर कबीर जाग रहा था। उसे खिड़की के बाहर लॉन में कुछ परछाइयां दिखी। वह दबे पांव बालकनी में गया। नीचे विक्रम शुक्ला और आरव कुछ फुसफुसा रहे थे। इस कबीर का कच्चा चिट्ठा निकालो आरव, विक्रम की आवाज आ रही थी। शनाया ने इसे पैसे देकर खरीदा है, ये तो पक्का है। बस उस कॉन्ट्रैक्ट के कागज मिल जाए तो सुबह होते ही ये दोनों सड़क पर होंगे। कबीर के चेहरे पर एक ठंडी चमक आई। उसने मुड़कर कमरे के अंदर सोती हुई शनाया को देखा। वह नींद में भी अपनी मुट्ठियां भींचे हुई थी, जैसे सपनों में भी अपनी सत्ता बचा रही हो। कबीर ने अपने फोन पर एक मैसेज टाइप किया, प्लान बी शुरू करो, हमें विक्रम शुक्ला के करीबियों पर नजर रखनी होगी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर नीलिमा देवी ने एक नया पत्ता फेंका। शनाया, शादी हो गई है तो कुल देवी के मंदिर तो जाना ही होगा। कबीर की माँ को भी बुला लो, आखिर हमें अपने समधन से भी तो मिलना चाहिए। शनाया का निवाला उसके गले में जैसे अटक गया। कबीर की माँ को शनाया और कबीर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। वह तो शनाया को अपनी असली बहू मान बैठी थी। हवेली की डाइनिंग टेबल पर चुप्पी इतनी भारी थी कि बर्तनों के टकराने की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी।
नीलिमा देवी ने बहुत सलीके से अपने टोस्ट पर मक्खन लगाया और शनाया की तरफ देखा, जिसकी आंखों के नीचे नींद की हल्की लकीरें साफ थी। शनाया, मैंने कबीर की माँ को फोन कर दिया है, नीलिमा ने बहुत मिठास से कहा। वो बेचारी कितनी भोली है। सुनकर रोने लगी कि उनके बेटे ने इतनी बड़ी मालकिन से शादी कर ली और उन्हें खबर तक नहीं दी। शनाया का हाथ अचानक से रुक गया। उसने मेज के नीचे कबीर के पैर पर जोर से लात मारी। कबीर ने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, बस अपना जूस का ग्लास हाथ में थाम लिया। हाँ माँ, कबीर ने बात संभाली। शादी थोड़ी जल्दबाजी में हुई, पर माँ अब बहुत खुश है। वो शाम तक यहाँ पहुंच रही है। शनाया की धड़कनें तेज हो गई। उसने कबीर को घूर कर देखा। शाम तक? ये तुमने कब तय किया? कबीर ने आंखों ही आंखों में जवाब दिया, सर्वाइवल मैम। शाम को हवेली के बाहर एक पुरानी टैक्सी रुकी। कबीर की माँ सावित्री जी बाहर निकली। सफेद सूती साड़ी, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में अपार ममता। शनाया, जो अब तक अपने सिल्क के गाउन में थी, भागकर कमरे में गई। कबीर, मैं क्या पहनूं? वो मुझे इस हाल में देखेंगी तो क्या सोचेंगी? शनाया बदहवास थी। कबीर ने उसकी अलमारी से एक सादी सी पीली साड़ी निकाली। ये पहनिए और ये चूड़ा इसे थोड़ा ऊपर चढ़ा लीजिए, ताकि उन्हें लगे कि आप इसे उतारते ही नहीं हैं। शनाया ने जल्दी जल्दी साड़ी पहनी। कबीर ने उसे मुड़ने में मदद की और पहली बार उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श महसूस किया। शनाया ठिठक गई। आईने में दोनों की नजरें मिली। उस पल में कॉन्ट्रैक्ट कहीं पीछे छूट गया था। नीचे हॉल में सावित्री जी सोफे पर बैठी थी। जैसे ही शनाया नीचे आई, सावित्री जी खड़ी हो गई। शनाया ने झुककर उनके पैर छुए। वो बोली, जीती रहो बिटिया। सावित्री जी ने शनाया का चेहरा अपने दोनों हाथों से भर लिया। कबीर ने मुझे सब बताया कि तुम कितनी अच्छी हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बहू इतनी बड़ी अफसर है। नीलिमा देवी बगल में खड़ी जहरीली मुस्कान के साथ देख रही थी। हाँ बहन जी, अफसर तो ये बड़ी है, इतनी बड़ी कि घर और दफ्तर के बीच फर्क ही भूल जाती है। कभी कभी तो लगता है कि ये शादी भी इसके लिए कोई प्रोजेक्ट ही है। शनाया का चेहरा सफेद पड़ गया, पर इससे पहले कि वह कुछ कहती, सावित्री जी ने शनाया का हाथ चूम लिया। प्रोजेक्ट होगा औरों के लिए बहन जी, पर मेरी बहू के लिए तो ये कबीर का साथ है। इसकी आंखों में वो सुकून दिख रहा है जो मैंने कबीर के लिए हमेशा मांगा था। शनाया की आंखों में पहली बार गिल्ट के आंसू आए। उसे बुरा लगा कि वह इस मासूम औरत से झूठ बोल रही है। सावित्री जी के उन ममता भरे शब्दों ने शनाया के कलेजे में जैसे सुइयां चुभा दी हो। सुकून, वह शब्द शनाया के जहन में बार बार गूंज रहा था। वह जिस आयरन लेडी के नकाब के पीछे बरसों से छिपी थी, सावित्री जी की एक छुअन ने उसे तार तार कर दिया। शनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कबीर की ओर देखा, जो कमरे के एक कोने में अपनी माँ को बड़े गौर से देख रहा था। कबीर की आंखों में वह चमक थी जो शायद उसने दफ्तर की हजारों फाइलों के बीच कभी नहीं देखी थी। एक बेटे की राहत। चलो बेटा, थोड़ा आराम कर लो, सावित्री जी ने शनाया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। सफर लंबा था, पर तुम्हारी ये मुस्कान देखकर सारी थकान मिट गई। नीलिमा देवी ने एक ठंडी आह भरी और विक्रम की ओर देखा। विक्रम ने अपनी उंगलियों से सिगार को थोड़ा और जोर से मसला। साजिश की एक नई परत तैयार हो रही थी। दरवाजा बंद होते ही शनाया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। उसने अपने कांपते हाथों से वह पीली साड़ी ढीली की, जो अब उसे किसी भारी बोझ जैसी लग रही थी। कबीर सोफे के पास खड़ा था, अपने आस्तीने चढ़ाते हुए। कबीर, शनाया की आवाज बहुत ही धीमी और कातर थी। जी मैम, कबीर ने बिना मुड़े जवाब दिया। वो बोली, तुम्हारी माँ, वो बहुत अच्छी है। शनाया ने आईने में अपनी मांग के उस सुर्ख सिंदूर को देखा, जिसे अब वह मिटा नहीं पा रही थी। उन्हें इस तरह अंधेरे में रखना, क्या ये सही है? वो मुझे जिस नजरों से देख रही थी, मुझे लगा जैसे मैं कोई चोर हूँ। कबीर मुड़ा और धीरे धीरे शनाया के करीब आया। वह ड्रेसिंग टेबल के पीछे खड़ा हो गया। आईने में दोनों की नजरें मिली। कबीर की आंखें आज बहुत गहरी और डार्क लग रही थी।
वो बोला, मैम, आपने खुद कहा था कि ये एक सौदा है। कबीर ने बहुत ही ठहराव के साथ कहा, सौदा दिल से नहीं, जरूरत से किया जाता है। मेरी माँ की मुस्कान उस जरूरत की कीमत है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो याद कीजिए उस वसीयत को जिसे बचाने के लिए आपने मेरा हाथ थामा है। शनाया ने झटके से अपनी नजरें हटा ली। पर यह नाटक कब तक चलेगा? वो कल मंदिर जाने की जिद करेंगी, फिर कुलदेवी की पूजा। क्या हम हर कदम पर अपनी रूह का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बेचते रहेंगे? कबीर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप मेज पर रखे उस लाल चूड़े को देखा जो शनाया ने उतार कर रखा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया जैसे वह उसे छूना चाहता हो, पर शर्त याद आते ही उसने अपनी मुट्ठी खींच ली। सो जाइए मैम, कल सुबह एक नई जंग इंतजार कर रही है। प्यास की वजह से शनाया की आंख खुल गई। वह दबे पांव नीचे किचन की तरफ बढ़ी। सीढ़ियों पर अंधेरा था, पर ड्राइंग रूम से आती मध्यम रोशनी ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया था। वहां सावित्री जी बैठी थी। उनके सामने मंदिर की जलती हुई जोत थी। वो अपने हाथ में एक छोटी सी दवा की शीशी लिए हुई थी और बहुत धीरे धीरे रो रही थी। शनाया की धड़कनें थम गई। वह छिपकर सुनने लगी। हे भगवान, सावित्री जी ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी सांसें बस तब तक चलाए रखना जब तक कबीर और शनाया का घर पूरी तरह बस ना जाए। मुझे पता है मेरा वक्त नजदीक है, पर इस लड़की को, इस शनाया को अकेला मत छोड़ना। ये बाहर से जितनी पत्थर है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। शनाया के पैर वहीं जम गए। उसे समझ नहीं आया कि सावित्री जी को उसके अकेलेपन का अंदाजा कैसे हुआ। क्या माँ की नजरें सच में वो देख लेती हैं जो दुनिया से छिपाया जाता है? शनाया के कानों में सावित्री जी के वो शब्द किसी खंजर की तरह उतरे, लेकिन उनमें जहर नहीं, एक रूहानी मरहम था। बाहर से जितनी पत्थर है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। शनाया ने अंधेरे में अपनी मुट्ठियां भींच ली। आज तक दुनिया ने उसे सिर्फ एक आयरन लेडी के रूप में देखा था, एक ऐसी बॉस जिसे हराना नामुमकिन था। किसी ने उसकी रूह की दरारें नहीं देखी थी, लेकिन इस अनपढ़ और बीमार औरत ने उसे एक ही नजर में पढ़ लिया था। शनाया दबे पांव वापस अपने कमरे की ओर मुड़ी। सीढ़ियों की हर आवाज उसे अपराधी महसूस करा रही थी। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कबीर सोफे पर बैठा खिड़की के बाहर चांद को देख रहा था। उसे जागता देख शनाया ठिठक गई। पानी पी लिया आपने? कबीर ने बिना पीछे मुड़े पूछा। उसकी आवाज में वो पेशेवर सख्ती अब नहीं थी, अब बस एक थका हुआ अपनापन था। शनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे से चलकर ड्रेसिंग टेबल के पास आई और आईने में खुद को देखने लगी। उसकी आंखों का काजल हल्का सा फैल गया था। कबीर, शनाया की आवाज कांपी। तुम्हारी माँ, वो बीमार नहीं है, वो मर रही है। कबीर का शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया। उसने धीरे से सिर झुका लिया। मुझे पता है, डॉक्टर्स ने कहा है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए ये सब, ये शादी, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये छूट, सब सिर्फ इसलिए है कि वो सुकून से जा सके। लेकिन वो मेरे लिए दुआएं मांग रही है कबीर। शनाया लगभग चिल्लाई, पर अपनी आवाज को दबाते हुए। वो कह रही थी कि मुझे अकेला मत छोड़ना। उन्हें कैसे पता चला कि मैं अकेली हूं कबीर? हम उनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये सब मिट्टी हो जाएगा जिस दिन उन्हें सच पता चलेगा। कबीर उठा और शनाया के करीब आकर खड़ा हो गया। उनके बीच की दूरी अब महज कुछ इंच की थी। तो क्या करना चाहती हैं आप? सब कुछ सच बता दें? बता दें कि हमने बोर्डरूम जीतने के लिए 1 साल का सौदा किया है? उनकी बची हुई सांसें उस सच को ताब नहीं झेल पाएंगी। शनाया ने नफरत से कबीर की ओर देखा, पर उसकी आंखों में कबीर के लिए नहीं, खुद के लिए गुस्सा था। तुम बहुत निर्दयी हो कबीर। तुम अपनी माँ का प्यार इस्तेमाल कर रहे हो और मैं अपनी विरासत बचाने के लिए उनकी ममता को ढाल बना रही हूँ। कबीर ने ठंडी हंसी हंसी। हम दोनों ही अपराधी हैं मैम। फर्क बस इतना है कि मैं अपनी माँ को खुशी देने के लिए गुनाह कर रहा हूँ और आप अपनी सत्ता के लिए।
शनाया ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। पहली बार वारिस कहलाने का गर्व उसे एक बोझ लग रहा था। सुबह 6 बजे हवेली के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी। सावित्री जी बहुत खुश थी। उन्होंने शनाया को एक लाल चुनरी उड़ाई और उसके माथे को चूमा। वो बोली, आज कुलदेवी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा बिटिया। उन्होंने हौसला दिया। पहाड़ों पर धुंध छाई हुई थी। मंदिर की घंटियों की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। शनाया गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके कंधे पर वो लाल चुनरी थी जो सावित्री जी ने उड़ाई थी। वह चुनरी उसे किसी भारी जिम्मेदारी जैसी लग रही थी। कबीर गाड़ी चला रहा था। उसकी नजरें सड़क पर थी, लेकिन उसका ध्यान शनाया की खामोशी पर था। पिछली रात की बातचीत ने दोनों के बीच एक अनकही दीवार खड़ी कर दी थी। एक ऐसी दीवार जो नफरत की नहीं बल्कि साझा गुनाह की थी। गाड़ी रुकी। मंदिर की ऊंची सफेद सीढ़ियां आसमान को छूती हुई लग रही थी। सावित्री जी गाड़ी से उतरी। उनकी सांसें अभी से फूलने लगी थी, लेकिन चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। बिटिया, कबीर, चलो। उन्होंने कांपते हाथों से दोनों का एक एक हाथ पकड़ा और उन्हें जोड़ने की कोशिश की। शनाया और कबीर के हाथ एक दूसरे से छुए। शनाया ने महसूस किया कि कबीर के हाथ ठंडे थे। उसने कबीर की आंखों में देखा। वहां जीत की कोई खुशी नहीं थी, बस अपनी मरती हुई मां को एक आखिरी सुकून देने की छटपटाहट थी। दोस्तों, भाग 3 कल आएगा, जरूर देखिएगा। पूरी कहानी देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज अपने चैनल रूहानी रिश्ते को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपसे कोई भी कहानी का एहसास या शॉर्ट छूट ना पाए। आपका प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि इन्हीं से मुझे और भी कहानियां लिखने का मोटिवेशन मिलता है। मैं हूं आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।